कई दशकों से चाइना काम कर रहा है यूएस को पीछे छोड़ने में, दोनों इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली। थ्रू आउट द लेट 1900s जो उनके एफर्ट्स हैं वो फीके लगने लगे इन कंपैरिजन टू द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द यूएस। और क्योंकि उन्होंने सॉलिडिफाई करी अपनी पोजीशंस को एज अ ग्लोबल सप्लायर, उनकी जीडीपी भी स्काई रॉकेट हो गई। और इस रेट पे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट्स एग्री करते हैं कि जस्ट कुछ समय की बात है जब तक चाइना की जीडीपी सरपास कर लेगी यूएस की जीडीपी को। मगर यहाँ पे एक चीज़ सवाल लेके आ जाती है, क्या जीडीपी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे चाइनीज़ जो है डोमिनेट करेंगे, या फिर ये सक्सेस उनकी स्पेस इंडस्ट्री में भी लागू होगी। और बजाय कि यूएसएसआर और यूएस के, चाइना रिलेटिवली लेट आया स्पेस में, और उनकी स्पेस एजेंसी सीएनएसए को फाउंड किया गया था हालांकि कोल्ड वॉर के दौरान, मगर उन्हें कभी भी एक स्पेस सुपर पावर नहीं माना गया। ये पिछले 20 सालों तक नहीं था कि चाइना ने रियली सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाना शुरू करा अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी में। मगर फिर भी सिर्फ इतने छोटे समय में ही चाइना की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और ऐसा लगता है कि वो उनके पास चांस भी है कि नासा को पीछे छोड़ दे मार्स पे पहुंचने के लिए। तो हम लोग 5 अलग अलग कैटेगरीज को देखेंगे, जैसा हमने पिछले हफ्ते भी देखा था नासा वर्सेस रशिया वाली वीडियो में। शुरुआत करेंगे लॉन्च टेक्नोलॉजी से। और इससे पहले कि हम लॉन्च कैपेबिलिटी पे जाएं, मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि हम लोग स्पेसएक्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन है बिटवीन नासा और चाइना का, ना कि स्पेसएक्स और चाइना का। यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहने वाला है कि जब भी हम नासा की कॉस्ट एफिशिएंसी को देखेंगे ना, तो हालांकि नासा क्रेडिट तो नहीं ले सकता स्पेसएक्स की रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए, मगर वो क्रेडिट ज़रूर ले सकते हैं क्लेवरली इन्वेस्ट करने में स्पेसएक्स में, जब उनका कमर्शियल क्रू प्रोग्राम चल रहा था तब। और इसी चीज़ के साथ ही चले सबसे पहले लॉन्च टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं नासा की। इन टर्म्स ऑफ इन हाउस रॉकेट्स, नासा के पास कोई भी रॉकेट नहीं है, और वो इनिशियली रशिया पे रिलाई करते थे यूएस एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए, और अब वो प्राइवेट कंपनीज पे रिलाई करते हैं। और वो काम तो कर रहे हैं अपने बहुत बड़े रॉकेट पे, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्पेस लॉन्च सिस्टम या फिर एसएलएस। इस रॉकेट को ओरिजिनली अप्रूव किया गया था अगस्त 2014 में, और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट थी सितंबर 2018 की। क्लियरली ये तो कभी नहीं हुई, मगर नासा फिनिश करेगा इसके फाइनल टेस्ट को कुछ ही समय में, और प्लान कर रहा है कि फाइनल अनक्रूड मिशन का लॉन्च जो है वो नवंबर में हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि एसएलएस जो है वो टेक ऑफ कर लेगा अगले 12 महीनों के अंदर। और जब वो उड़ेगा ना, तो इसमें कोई भी शक नहीं, एक मॉन्स्टर लगेगा, क्योंकि उसकी पेलोड कैपेसिटी होगी 70 मेट्रिक टन्स की। और नासा का प्लान है कि वो इवेंचुअली बड़ा वेरिएंट भी लाएंगे इसका 130 मेट्रिक टन्स की पेलोड कैपेसिटी के साथ। और अगर चाइना की बात करें यहाँ पे, तो उनके पास इतने सारे रॉकेट्स हैं ना कि ऑनेस्टली मेरे को भी कोई आइडिया नहीं ऐसा क्यों है। मगर चाइना के पास अभी 24 अलग अलग रॉकेट्स हैं, जिनमें से 7 तो रिटायर हो चुके हैं, 15 एक्टिव हैं, और 2 अभी भी डेवलपमेंट में हैं। जो एक्टिव रॉकेट्स हैं उनमें आते हैं लॉन्ग मार्च 2C, 2D, 2F, 3A, 3BE, 3C, 4B, 4C, 5, 5B, 6, 7, 7A, 8 और 11। और कंसिडर करें इतने सारे रॉकेट उनके पास है, तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है इस बात को समझ के कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉन्चेस कंप्लीट करते हैं हर साल में। और जो ज़्यादातर ये रॉकेट्स है ना, उनकी पेलोड कैपेसिटी 3 से 7 मेट्रिक टन्स के बीच में है। और इस झुंड में जो सबसे छोटा रॉकेट है वो है लॉन्ग मार्च 6, जिसकी पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 500 किलोग्राम्स की। वहीं पर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रॉकेट है ना, लॉन्ग मार्च 5B, उसकी पेलोड कैपेसिटी है 25 मेट्रिक टन्स की। और अब उन रॉकेट्स की बात करें जो डेवलपमेंट में, इसमें इंक्लूडेड है लॉन्ग मार्च 6A और लॉन्ग मार्च 9। मगर हमें ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता 6A के बारे में, मगर चाइना ने ये रिवील किया था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा दाव खेलने वाले लॉन्ग मार्च 9 के साथ। और ये रॉकेट है एक्सपेक्टेड है उसकी पेलोड कैपेसिटी होगी 150 मेट्रिक टन्स की। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो लॉन्ग मार्च 9 सबसे बड़ा रॉकेट होगा जो इंसानों ने बनाया। और रॉकेट है एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक उड़ेगा। मगर एक चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि चाइना एक्चुअली काफ़ी अच्छा है उनकी डेडलाइंस तक पहुंचने में। तो ऐसा हो सकता है कि हम डेफिनेटली लॉन्ग मार्च 9 को उड़ता हुआ देखें अर्ली 2030s तक। कई सारे लॉन्च व्हीकल होने के साथ ही चाइना हैविली फोकस कर रहा है रियूजिबिलिटी पे। वो करेंटली ट्राई कर रहे हैं लॉन्ग मार्च 8 को वर्टिकली लैंड कराने का, जैसे फैल्कन 9 करता है। ऑल्सो चाइना का गोल है कि फुल रियूजिबिलिटी पे पहुंच जाएंगे वो 2035 तक। मीनवाइल नासा बेसिकली उन्होंने तो गिव अप कर दिया रियूजिबिलिटी पे। उन्होंने एक रियूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश तो करी थी स्पेस शटल के साथ, मगर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे लग गए उसको रीयूज़ करने में। इसी वजह से अब ट्राई भी नहीं कर रहे एसएलएस को रियूजेबल बनाने के लिए। और क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा रॉकेट्स हैं, उनके एम्बिशंस भी काफ़ी बड़े हैं रियूजेबल रॉकेट्स को लेके। मुझे नहीं लगता कि जो लॉन्च टेक्नोलॉजी का पॉइंट है वो चाइना को दे तो गलत होगा। अब रिलायबिलिटी पे चलते हैं। ये कम्प्लीटली अलग कहानी हो जाती है। नासा जो है उससे हैविली प्रेस किया जाता था उनकी रिलायबिलिटी के लिए अपोलो दिनों के दौरान, जहाँ पे सैटर्न वी जो है उसे 100% सक्सेस रेट मिली थी। और जब बात आई स्पेस शटल की, नासा जो है वो स्पॉटलाइट से बाहर चला गया उस रिलायबिलिटी के मामले में। नासा ने टोटल 6 स्पेस शटल्स बनाए थे, मगर उनमें से सिर्फ 5 ही स्पेस मिशंस के लिए यूज़ किए गए। जो आखिरी स्पेस शटल था, या टेक्निकली जो पहला स्पेस शटल था उनका, उसका नाम था एंटरप्राइज, और उसे एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग के लिए यूज़ किया गया था। और जो 5 थे जिन्होंने स्पेस मिशंस कंप्लीट किए थे, उनमें से 2 खो गए थे। इसका मतलब ये है कि 40% स्पेस शटल्स जो है वो खो चुके हैं।
और अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो जो रशियन सोयूज़ रॉकेट है वो रियली गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है, क्योंकि सोयूज़ रॉकेट्स ने अभी तक 2000 से भी ज़्यादा लॉन्चेस कंप्लीट करे हैं, जिसमें से सिर्फ एक बार ही हादसा हुआ है। इसे कंपेयर करो स्पेस शटल के साथ तो उसमें कंपैरिजन ही नहीं। मगर जब हम कंपेयर करते हैं स्पेस शटल को चाइना की रिलायबिलिटी से, तो जो स्पेस शटल है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे एक बात है, चाइना की एक प्रॉब्लम है रॉकेट्स और बूस्टर्स के साथ कि वो री एंट्री के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जो चाइनीज़ रॉकेट्स का मलबा है वो आसपास के गांव में गिर जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डर और डैमेज भी कर देता है। अब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट तो किया है, क्योंकि मैसिव सरफेस एरिया है पृथ्वी का, तो अनलाइकली है कि ये मलबा कोई भी सीरियस डैमेज करेगा। मगर ये प्रिंसिपल कि चाइनीज़ जस्ट अपने रॉकेट के मलबे को गिरने देते हैं कहीं भी, वो बहुत ख़राब है। और ये नेग्लिजेंस क्लियर कर देता है कि चाइना वैल्यू करता है आगे जाने वाली प्रोग्रेस को, बजाय कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी को देखते हुए। इसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो रिलायबिलिटी पॉइंट को जीतने से। तो नासा को रिलायबिलिटी पॉइंट मिल जाएगा और इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद देख लेते हैं दोनों देशों के अपकमिंग स्पेस प्रोजेक्ट्स और मिशन को। सिंस 2000 चाइना जो है वो ऑब्लिटरेट कर रहा है नासा को इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेस एम्बिशंस। नासा ने कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करी कुछ समय से। इसकी वजह से चाइना को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है परफेक्ट कि वो नासा को ओवरटेक कर सके। चाइना ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका है नासा को कई एस्पेक्ट्स में। फॉर इंस्टेंस 2019 में चाइना पहला ऐसा देश बना जो जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी हो डार्क साइड ऑफ द मून पे अपने चेंगी 4 के साथ। और एट द एंड ऑफ 2020 चाइना पहला ऐसा देश बना जो कि लूनर सैंपल्स वापस लेके आया पृथ्वी से 1976 में। इन मई चाइना जो है वापस से दूसरी ऐसा देश बना जिसने सक्सेसफुली लैंड किया एक रोवर मार्स पे। इसी के साथ ही क्या मैंने आपको ये बताया कि चाइना को बैन कर दिया गया था आईएसएस से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनके, बजाय कि वो कंप्लाई करते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का ही बना लेंगे। क्लियरली चाइना किसी भी तरह से मजाक नहीं करते हैं और उनके पास रिजल्ट्स भी है अपने एफर्ट्स को बैक करने के लिए। और वो सिर्फ मिड टीयर स्पेस अचीवमेंट से ही सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी नज़रें मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पेस अचीवमेंट्स में ही है, जैसे कि इंसानों को चांद पे और मार्स पे भेजना। अभी चाइना का प्लान है कि वो क्रूड लूनर मिशन को कंप्लीट करेंगे 2030s में उनके अपकमिंग लॉन्ग मार्च 9 से। नासा अभी भी रिटर्न टू मून करने वाला है 2024 में, और हालांकि मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ कि 2024 में हो पाएगा ये। एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नासा जो है 2030 तक तो कर ही लेगा। इसका मतलब ये है कि नासा वापस मून पे जा पाएगा इससे पहले कि चाइना चांद पे पहुंचे। और अगर हम मार्स को देखें तो नासा की लीड इतनी क्लियर नहीं दिख रही। चाइना देख रहा है कि वो मार्स पे चले जाए उनके लूनर मिशन के बाद ही। इनफैक्ट वो ये सोच रहे हैं कि वो अर्ली 2033 तक इसको कर लेंगे। अब मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और इवन लाइकली है कि स्पेसएक्स जो है चाइना को बीट कर देगा रेड प्लैनेट पे। मगर क्या नासा बीट कर पाएगा चाइना को एसएलएस के साथ? मुझे नहीं लगता। नासा शायद स्टारशिप का इस्तेमाल कर ले अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजने के लिए चाइना से पहले, मगर ये सेम नहीं होगा कि नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को खुद के रॉकेट से भेजा। और क्योंकि कितना ज़्यादा चाइना ने कॉट अप कर लिया है तो शायद वो नासा को मार्स पे भी बीट कर सकते हैं। मुझे लगता है नासा के पास एज है जब बात आती है अपकमिंग स्पेस प्रोजेक्ट्स और मिशंस की। और ऐसे एम्बिशियस स्पेस मिशंस को कंप्लीट करना तो काफ़ी अच्छा है, मगर इसे और भी ज़्यादा इंप्रेसिव तब बना देगा जब एक रीजनेबल प्राइस में कंप्लीट हो। और ये हमें हमारे चौथी कैटेगरी पे लेके आता है जो कि है कॉस्ट एफिशिएंसी। चाइना काफ़ी सिक्रेटिव है जब बात आती है लॉन्च कॉस्ट की, मगर उन्होंने कुछ रिवील तो कर रखे हैं। लॉन्ग मार्च 3B का इंस्टेंस ले लेते हैं, वो सिर्फ 50 से 70 मिलियन डॉलर्स लॉन्च का कॉस्ट करता है। और ये अबाउट द सेम अमाउंट है जो कि नासा स्पेसएक्स को देता है लॉन्च करने के लिए फैल्कन 9 रॉकेट को। हावेवर यहाँ पे एक अंतर हो जाता है कि फैल्कन 9 के पास डबल से ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है लॉन्ग मार्च 3B के मुकाबले। तो नासा की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च ऑप्शन दे दिया है। और नासा देख रहा है किस तरह से एक लूनर स्टारशिप भी बना सके ताकि वो इंसानों को चांद पे भेज सके। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि स्टारशिप जो है वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा चाइना के अपकमिंग लॉन्ग मार्च 9 से, क्योंकि स्पेसएक्स के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जब बात आती है रॉकेट रीयूजेबिलिटी की। तो नासा को कॉस्ट एफिशिएंसी का पॉइंट भी मिल जाता है। और अब बच जाती है हमारे पास हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है इनोवेशन और लॉन्जिटिविटी। एक बार फिर से यहाँ पे दो कैटेगरीज होनी चाहिए थी, मगर जैसा हमने कंपैरिजन किया था नासा और रशिया के बीच में, ना ही नासा ना ही चाइना रियली इनोवेटिव है आज। नासा जो है दशकों से एक ही जगह पे पड़ा है और चाइना जो है कॉपी कर रहा है रॉकेट टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया से। तो मुझे नहीं लगता नासा या चाइना डिजर्व करते हैं इनोवेशन के पॉइंट को जो कि हमें लॉन्जिटिविटी के साथ छोड़ देता है। लॉन्जिटिविटी एक प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, क्योंकि हम सबको पता है चाइना ज़्यादा या कम है कॉपी करता है टेक्नोलॉजी को अलग अलग दुनिया के हिस्सों से, मगर ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। अब एक बार यूएसएसआर और यूएस को ही देख लो, दोनों देश जो है वो कॉपी कर रहे थे जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी को और रिलाई करते थे जर्मन साइंटिस्ट पे ताकि वो अपने स्पेस प्रोग्राम्स को आगे ले जा सके। हावेवर यूएस ने स्पेस रेस को इसलिए जीता क्योंकि वो इनोवेट कर पाए जर्मन टेक्नोलॉजी से भी आगे और चांद पे पहुंच पाए। वहीं पे सोवियत यूनियन कभी भी कॉपिंग स्टेज से आगे नहीं निकल पाए।
मगर उसके बावजूद भी इनोवेशन ने इमीडिएट कोई भी ख़त्म नहीं किया राइवलरीज को दोनों देशों के बीच में। कोल्ड वॉर की शुरुआत 1947 में हुई थी और यूएस चांद पे पहुंचा था 1969 में। मगर कोल्ड वॉर 1991 तक चली थी, जो कि 22 साल की देरी तक है। तो कॉपी करना जो है काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा। चाहे चाइना कॉपी करना बंद कर देगा और इनोवेट करना शुरू कर देगा तो ये देखने वाली बात होगी, और ये हम कुछ दशकों तक नहीं देख पाएंगे। और ये पॉसिबल है कि चाइना कॉपी कर लेगा स्टारशिप को अगले 20 सालों के अंदर और मार्स पे पहुंच जाएगा। मगर एक बार जैसे वो मार्स पे पहुंचेंगे ना, तो वो इनोवेट करना शुरू कर देंगे और लीडर्स बन जाएंगे कॉलोनाइजेशन एफर्ट में। और मे भी सिर्फ कॉपी करना इनफ नहीं होगा उनके लिए मार्स पे पहुंचने के लिए, क्योंकि वो स्पेसएक्स को जीतता हुआ देखेंगे मार्स की रेस में, तो शायद वो यूएसएसआर की तरह ख़त्म हो जाए। अब मैं बायस डू टूवर्ड्स अमेरिकन कैपिटलिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैं ये कहूँगा कि नासा जो है इस कैटेगरी को जीत जाएगा और वो फ्यूचर रूलर्स होंगे स्पेस में अपनी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की मदद लेके। इसी चीज़ के साथ ही मैं इस चीज़ देख के सरप्राइज नहीं होगा कि चाइना जो है वो सबको पीछे छोड़ के अगले 20 सालों में डोमिनेट करेगा अगली स्पेस रेस को। अब जो भी होता है, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि आगे जाके जो दो लीडिंग स्पेस सुपर पावर्स होने वाली है वो होने वाली है अमेरिका और चाइना। तो जो रेस है वो किसी भी तरह से बोरिंग तो नहीं होने वाली। क्या आप लोगों को लगता है चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस को? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप टीम अमेरिका को सपोर्ट करते हो तो, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।